हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग यूपीएससी का संघ लोक सेवा आयोग का यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स का क्या देखने वाले। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग आईपीएस यूपीएस प्रीलिम्स का हम लोग देखने वाले हैं। 28 ईयर्स का प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1995 से 2022 को पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 2 सीसेट सिविल सर्विसेज परीक्षा को हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे किसका, तो नेक्स्ट टॉपिक है आज मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। तो आज हम मौर्य एवं मौर्योत्तर काल को चर्चा करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का 40 नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है। 1905 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कहता है 46 नंबर। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो किसके लिए विवाह अनुच्छेद दी गई है, विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामसूत्र के अंतर्गत, मनोधर्म शास्त्र के अंतर्गत, कि सूत्र नीतिसार के अंतर्गत, कि अर्थशास्त्र के अनुसार? तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है किसके अनुसार? तो अर्थशास्त्र के अनुसार। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार दिया गया। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार दिया गया है। परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद अर्थशास्त्र के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका मैं व्याख्या कहता है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। साथ ही किसी स्त्री के पति की मृत्यु होने पर, किसी स्त्री के पति की मृत्यु होने एवं पति द्वारा संन्यास ग्रहण करने की परिस्थिति में पत्नी को पति के छोटे भाई अथवा पति के गोत्र में ही विवाह करने की अनुमति भी दी गई है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित राजनीतिक एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र क्या है? तो राजनीतिक शास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक पुस्तक। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहा जाता, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 47 है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह है चक्रवर्ती से है, कि धर्मदेव है से, कि धर्मकीर्ति से, या प्रियदर्शी से? अशोक को अपने अशोक के कितना शिलालेख थे? तो अशोक के 14 को शिलालेख थे। अशोक के 14 शिलालेख थे, उसमें प्रियदर्शी कहा गया है। उस शिलालेख में उसको किस नाम से बुलाया गया है? तो प्रियदर्शी के नाम से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इधर राइट हो जाएगा। ना उसे चक्रवर्ती नहीं किया गया है, कहा गया है, ना धर्मकीर्ति, ना धर्मदेव, प्रियदर्शी कहा गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। व्याख्या में कहता है अशोक के अभिलेखों एवं शिलालेखों में उसका संबोधन प्रियदर्शी के रूप में हुआ। उसे प्रियदर्शी अशोक कहा जाता था। यद्यपि कुछ ऐसे शिलालेख हैं जिनमें उसको उनके देव नाम प्रियम अशोक से संबंधित किया गया है। मास्की गुर्जरा नेतुर एवं उदया मास्की गुर्जरा नेतुर उदया गोयलम अभिलेखों में अशोक का व्यक्तित्व नाम मिलता है, जबकि पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो इसका कौन हो जाएगा? प्रियदर्शी राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रियदर्शी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख किया है वह है प्रियदर्शी। 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है 48 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रसार स्तंभों के बारे में सही नहीं है?
इसमें से कौन सा राइट नहीं है वक्तव्य के बारे में? इन पर बढ़िया पॉलिश है। स्तंभ के बारे में कौन सा सही नहीं है? उसमें इन पर बढ़िया पॉलिश है कि यह अखंड है, कि स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसमें डी क्या है? डी राइट नहीं है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, नहीं, ये गलत है। तो इसमें से कौन राइट हो जाएगा? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही बात है। इन पर बढ़िया क्या है? पॉलिश है। ये अखंड है यानी इंटीग्रेटेड है, मैंने इंटीग्रिटी है। मोनोलिथिक स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है, ये तीनों बात सही है, जबकि स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है, ये गलत है। इसमें व्याख्या में कह रहा है कि अशोक प्रस्तर स्तंभों के बारे में कथन डी सही नहीं है, क्योंकि अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निर्मित किए गए हैं। जिसके धर्म किससे संबंधित है? तब बुद्ध से संबंधित है। बुद्धम धम्मम सर्वम गच्छामि है, संघम सर्वम गच्छामि और धम्मम सर्वम गच्छामि। संघ धर्म ऐसे सब प्रचार के लिए बुद्ध धर्म है, धर्म संबंधित है। तो कथन ए, बी और सी सही है, क्योंकि ये स्तंभ अखंड एवं सॉफ्ट अखंड है, सॉफ्ट है एवं शुंडाकार हैं। इस पर बढ़िया पॉलिश भी है। तो इसमें डी का हो जाएगा, राइट आंसर नहीं है, डी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? हम लोग देवनागरी लिपि में कौन सा लिखते हैं? तो बाईं से दाईं लिखते हैं, जबकि और से लिपि में क्या कैसे लिखा जाता था? तो कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? मैंने राइट से लेफ्ट कौन लिखा जाता था? खरोष्टी है कि शारदा लिपि की ब्राह्मणी लिपि? तो कौन लिपि हो जाएगा? खरोष्टी लिपि हो जाएगा। कौन? खरोष्टी लिपि को राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। कहाँ से? दाईं से बाईं। 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1997 में प्रीलिम्स में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी। ब्राह्मणी लिपि सब बाईं से दाईं लिखा जाता था। शारदा बाईं से दाईं, बाईं से दाईं। ब्राह्मणी लिपि भी बाईं से दाईं। शारदा हो गया, देवनागरी हो गया, ब्राह्मणी, ये सब किससे लिखा जाता था? तो बाईं से दाईं, जबकि खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर इसका व्याख्या है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को, किसे? जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त किया था खरोष्टी लिपि को पढ़ने में। इन्होंने खरोष्टी लिपि को इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा था। किससे? इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इसमें एशियाई उपमहाद्वीप से उत्तर पश्चिम में स्थित अशोक के शिलालेखों एवं अभिलेखों को पढ़ने में मिलत मिली, जो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। सबसे पहले कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मैंने अशोक का जो व्यक्ति के रूप में नाम मिलता है, उसमें किस में मिलता है? ऑप्शन ए में कालसी में, कि रुमनदेई में, कि विशिष्ट कलिंग राज्यादेश में, कि मास्की में? और इसमें से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मास्की में। मास्की राज्यादेश में इसको मिलता है, व्यक्तिगत नाम मिलता है अशोक को। व्यक्तिगत नाम उल्लेख मिलता है किसमें? तो मास्की में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए क्या कहता है। कहता है कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जराह, नेतुर और उदया गोयलम के अभिलेखों में मिलता है, मास्की में मिलता है। पुराणों में इसे क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन। तथा बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में करमोली कहा गया है। अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है।
दिया गया मानचित्र संबंधित है, इसमें मानचित्र दिया गया है किससे संबंधित है? तो 51 नंबर क्वेश्चन में चित्र दिया गया, इसे किससे संबंधित है? अरब सागर दिया है, बंगाल की खाड़ी है या हिंद महासागर है? ये श्रीलंका, छोटा सा कच्ची है, ये श्रीलंका, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, और ये पूरा क्या है? तो ये पूरा इंडिया है। इसमें अरब सागर है, जो ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। तब दिया गया मानचित्र से संबंधित है, या ऑप्शन दिया गया है, कौन सही होगा इसमें? ये चित्र है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय कि समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत कि अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम के समय है कि हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से, तो अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय का ये चित्र दिया गया है। ऑप्शन कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अशोक से उसके शासनकाल के समय के पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, तीसरा सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये दिखा रहा है कि अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में था। तो अशोक मतलब इतने राज्यों पर उसने क्या किया था, कब्जा किया था। इसका व्याख्या है, इसका सी आंसर हो जाएगा। दिया गया मानचित्र अशोक के शासन के अंतिम कालावधि से संबंधित है। अशोक का शासन विस्तार वर्तमान में पाकिस्तान तक विस्तृत था, जो पश्चिम में अफगानिस्तान तक तथा पूर्व वर्तमान में बांग्लादेश तथा दक्षिण में केरल तक। अशोक मौर्य वंश का प्रतापी राजा था, जिसने संपूर्ण उपमहाद्वीप पर 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसमें दिखाया गया है कि अशोक ने पाकिस्तान तक राज किया था, इधर दक्षिण में बांग्लादेश तक भी राज किया था, बांग्लादेश में, और इधर कहाँ तकला? तो केरल तकला दिखा रहा है। ये अशोक का ये राज साम्राज्य था जो फैला हुआ था। अशोक के क्या था? महान अशोक। अशोक को हमेशा क्या कहा जाता था? महान अशोक के नाम मिला जाता था। उसको मास्की में क्या चीज, उसके प्रियदर्शी का उल्लेख मास्की में उसको मिलता है, व्यक्तिगत का मिलता है, उसको व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की अभिलेख में मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर करा कि उसका संपूर्ण उपमहाद्वीप पर शासन कब से कब किया था? तो 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 52 करा, क्वेश्चन नंबर 52 करा कि यूनानी, कुषाण एवं शाकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। यूनानी, कुषाण एवं शाकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए में कहता है कि बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। ऑप्शन बी में कह रहा है कि उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया। ऑप्शन बी में कह रहा है कि उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया। सी में जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, कि बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। ए में बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि बी में कह रहा है उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया। युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया। ऑप्शन बी में कह रहा है सी में कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए, कि बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। तो कौन इसमें से सही हो जाएगा? काहे हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म सब अपना लिया? काहे कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। किसे? जाति प्रथा से अभिभूत होकर। उस समय जाति प्रथा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसीलिए उन लोगों क्या नहीं, बौद्ध धर्म को सब आकर्षित नहीं हुए। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। जाति प्रथा से वो सब देख दाख के सब काहे नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हुआ। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। व्याख्या कर रहा है यूनानी, कुषाण एवं शाकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वे जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। उस समय हिंदू धर्म में व्यक्ति जाति प्रथा एवं सामाजिक कुरीतियों ने इनको हिंदू धर्म को न अपनाने के लिए बाध्य किया। उस समय इतना कुरीतियाँ था हिंदू धर्म में, इसीलिए उन लोग हिंदू धर्म को न अपना पाया, और जाति प्रथा के कारण
इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, जबकि यह बौद्ध धर्म की उदारता एवं प्रगतिशीलता से काफ़ी प्रभावित एवं आकर्षित थे। बौद्ध धर्म में क्या था, एक केवल उसमें तो योगा था, ध्यान लगाना था, इसलिए मेन कारण था जाति प्रथा से उन लोग अभिभूत नहीं हुए, मतलब इसीलिए जाति प्रथा के कारण, कुरीतियों के कारण उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को न अपनाया। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 जो IAS के प्रीलिम्स में 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें से सम्मिलित है। संगम राज्य के बारे में कौन सा अभिलेख बताता है, पहला और 10वां अभिलेख। ऑप्शन बी में पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसमें से कौन सा अभिलेख है जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं और उनमें सम्मिलित है? तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 53 का शिलालेख कौन सा संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 53 इसका काची अशोक के प्रमुख संगम राज्य के विषय में कौन सा संबंधित हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 53? क्वेश्चन नंबर 53 की कैट हो जाएगा। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, दूसरा कौन कौन हो जाएगा? दूसरा और 13वां हो जाएगा। दूसरा और 13वां अशोक के कै गो शिलालेख है? तो 14 गो शिलालेख है। उसमें दूसरा और अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उसमें दूसरा और 13वां शिलालेख सम्मिलित है, जिसमें उसको कोची बताता है, संगम राज्य का चर्चा है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में हमें संगम राज्य, चोल, चेर, केलर एवं पुत्र, पांड एवं सतीय पुत्र की जानकारी प्राप्त होता है दूसरा और 13वां शिलालेख में। जबकि अशोक के प्रथम अभिलेख में पासी बलु की निंदा, 10वें शिलालेख में धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल एवं 11वें शिलालेख में धर्म नीति की व्याख्या एवं 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा दी है 14वें शिलालेख में। तो अशोक के जो प्रमुख है अशोक का प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताता है, वो कौन सा? तो दूसरा और 13वां। तो ऑप्शन कैट आंसर हो जाएगा, दूसरा और 13वां शिलालेख में बताता है। पहला में पासी बिल्लू की निंदा किया गया है, 14वां में उसमें धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा दिया है 14वां शिलालेख में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है, 54 में क्वेश्चन कहता है, 54 में क्वेश्चन नंबर कहता है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम क्या है? तो पहले सोना का सिक्का आया, कि आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्के आए, कि लोहे का हल आया, तो नगर संस्कृति आया। पहले सोना आया कि लोहा आया, कि आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्का आया, कि नगर? पहले लोहा आया कि सोना आया कि चांदी आया? तो इसमें क्या चीज आया? तो पहले तो नगरीय संस्कृति आया, उसके बाद लोहे का हल आया, लोहा का पहले नगर आया तो लोग अब खेती उती हल उल जोतने लगा, तो उसके बाद क्या आ गया? फिर चांदी आ गया, मुद्रा आ गया, हल उल किया तो कृषि उसी बेचे लगा पैसा, तो चांदी आ गया, आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के बनने लगे। तो जब सिक्के, पहले नगर संस्कृति आया, फर्स्ट नंबर में नगर संस्कृति, सेकंड नंबर में लोहे का हल आ गया, थर्ड नंबर में आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आ गए, और चौथा में सोने के सिक्के आ गए। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। पहले आया नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए, तो फिर सोने के सिक्के आए। इसमें व्याख्या कहता है दिया है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम है 4, 3, 2, 1 है। जो पहले नगर आया, फिर लोहा का हल आया, तो फिर चांदी के सिक्का आया, तो फिर सोना आया। नगर संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सांस्कृतिक सभ्यता थी, जिसका काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कितना माना गया है? तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व में माना गया है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक युग में की गई थी। लोहा का खोज कब किया गया था? तो उत्तर वैदिक युग में की गई थी, जिसका काल निर्धारण 1000 से 600 ईसा पूर्व में है।
इसी काल में लोहे का हल का प्रयोग किया गया था। लोहा का हल का प्रयोग किया गया था इसी काल में, वैदिक युग में ही लोहे का हल का प्रयोग किया गया है। आहत मुद्रा चांदी के सिक्का का प्रयोग 500 ईसा पूर्व में किया गया था। हिंदू यूनानी ने लगभग 190 ईसा पूर्व में भारत पर अधिकार किया तथा सोने के सिक्के जारी किए। भारत पर अधिकार किया तथा किसने? हिंद यूनानियों ने सिक्के जारी किए थे का चीज सोने का। सबसे ज़्यादा यूनानियों ने ही सोने का सिक्का जारी किया था। वैदिक काल का युग कब क्या है? तो वैदिक काल का युग का निर्धारण है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में। तो 1500 से 600 है, लेकिन 1000 से 600, 1500 से 1000 वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का काल निर्धारण कब से है? 1000 से 600 ईस्वी। 2500 से 1750 सिंधु घाटी का यह काल निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? इसमें कूट का प्रयोग किया गया, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में कह रहा है, 55 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है 1998 में प्रीलिम से पूछा हुआ है कि इस प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्य को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट को सहायता से चुनिए। कथन ए में अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो कौन सा ये? कथन ए में कह रहा है कि अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन कथन ए में करा और कारण इसका क्या है? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए में करा ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो उत्तर ए सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, मैंने ये दोनों कथन और कारण दोनों क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। काची सही व्याख्या करता है कि कहा गया है कि इन कथन में अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। सही हो जाएगा ए। व्याख्या कराए ए और दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया है। अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की है उसे अभिलेखों में धर्म कहा गया है। धर्म के गुणों में साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण आदि का उल्लेख सामाजिक समरसता के बनाए रखने के लिए किया गया है। तो अशोक के समय में सामाजिक क्या था? समरसता बहुत ज़्यादा था। अब क्वेश्चन नंबर 56 में क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? 1998 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, करे लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र से संबंधित है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित है। राजी अशोक का सिया स्तंभ शीर्ष से है कि नालंदा से बौद्ध अधिगम का महान पीठ है? किससे संबंधित है? तो इसमें कौन कौन सही है? निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन था है? तो सारनाथ सही है। बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश से तब दूसरा तो सही है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र मिला है।
दूसरा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। डी तो ऐसी गलत हो गया, डी बी भी गलत हो गया, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, चौथा सही हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा, पहला राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। 50C में कौन कौन हो जाएगा? तो इसमें चारों सही हो जाएगा। ऑप्शन 54 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 के ए, 56 के ए, 56 कौन हो जाएगा? ऑप्शन कैट सही हो जाएगा। राजगीर से सिंह स्तंभ नहीं मिला है, ऑप्शन कैट सही हो जाएगा। तो दिए गए युग्मों में से 1, 2 और 4 सही मिलित है। लोथल प्राचीन जहाजों की गोदी क्षेत्र है। यह पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान विश्वविद्यालय था। वर्तमान में यह बिहार में अवस्थित है। युग में 3 सही है, इसमें कौन राइट हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि अशोक का स्तंभ शीर्ष सारनाथ में स्थित है। इसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहा जाता है। कहाँ? सारनाथ यूपी में स्थित है। सिंह स्तंभ राजगीर में स्थित नहीं है। कैट वाला तीसरा वाला सही नहीं हो जाएगा, बाकी पहला, दूसरा, चौथा सही था। और कौन नहीं सही होगा? तो राजगीर वाला सही नहीं होगा। कहाँ कि सिंह चतुर्भुज कहाँ? ये भी सारनाथ में स्थित है। इसमें 4 भारतीय सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। इसमें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्वीकार किया गया है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन में से एक निम्नलिखित में से हेतु रखने के बारे में कौन आदेश सही है? क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग होते सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो कौन हो जाएगा? ए सोहगौरा ताम्र पत्र हो जाएगा, कि बी अशोक का रोमनदेही स्तंभ लेख की प्रयाग प्रशस्ति की चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देशों में संकट काल के उपयोग में हेतु सुरक्षित, अच्छा देश में संकट काल आया ना, तो उसमें सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो कौन कौन इसमें सही है? सोहगौरा का ताम्र पत्र हो जाएगा, किसे अशोक का रोमनदेही स्तंभ लेख हो जाएगा, कि प्रयाग प्रशस्ति चंद्र का महरौली स्तंभ लेख। तो इसमें कोई नहीं काम आया, मात्र एक काम आया। कौन आया? तो सोहगौरा का ताम्र पत्र था, यही काम आया। तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए, कह रहा है किसे अशोक का महास्थान तथा सोहगौरा अभिलेख खाद्यान्न के देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के विषय से संबंधित प्राचीनतम शाही आदेश है। इनमें अकाल के संकट के दौरान राज्य कोषागार से अन्न के वितरण की जानकारियाँ प्राप्त होती है। अकाल के संदर्भ की पुष्टि जैन साहित्य में भी है। तो अकाल की पुष्टि किसमें है? जैन साहित्य में भी है। तो सोहगौरा का अभिलेख ताम्र प्रशान जो है, इसी में संकट काल में मतलब सुरक्षित किया था रखने के लिए देश में। सोहगौरा का ताम्र प्रशान हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, सोहगौरा ताम्र पत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 58 नंबर 1999 इसमें पूछा हुआ, प्रीलिम्स में IAS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो क्या कहता है देखिएगा। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तानों में स्थापित भारतीय यूनानी राज था। अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज था।
अफगानिस्तान में स्थित ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थायी भारतीय यूनानी राज था। अफगानिस्तान में स्थित था जो भारतीय यूनानी राज था। पहला यहाँ बैक्टीरिया था, सीथिया था, जेड्रेसिया था कि आर्या था। तो कौन हो जाएगा इसमें? बैक्टीरिया हो जाएगा राइट आंसर। तो अफगानिस्तान में स्थापित ईसा पूर्व में दूसरी उत्तर में कौन था? उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज था। भारतीय यूनानी राज कहेगा तो भारतीय यूनानी अफगानिस्तान में स्थित राष्ट्र कौन था? तो भारतीय यूनानी राज्य अफगानिस्तान में स्थित था। कौन था? बैक्टीरिया, जिसे बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, वो भी अफगानिस्तान में स्थित था। भारतीय यूनानी राज्य बैक्टीरिया 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 इज द राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन। व्याख्या कहता है कि ईसा पूर्व में दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य बैक्टीरिया था, जबकि भारत पर सबसे पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस प्रथम जो कौची था? प्रथम यूनानी आक्रमण था, यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। इसने 183 ईस्वी पूर्व में के लगभग पंजाब के एक बड़े भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया था। किसे? साकल को अपनी राजधानी बनाया था 183 ईस्वी में। 183 ईस्वी पूर्व के लगभग पंजाब के एक बड़े भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की तथा यूनानी एवं खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए थे। खरोष्टी लिपि किस तरह से लिखा जाता था? तो खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि तो भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की तथा यूनानी एवं खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए किसने? तो डेमेट्रियस ने। सबसे पहले यवन आक्रमण कहेगा तो डेमेट्रियस न था। जो डेमेट्रियस था जो सबसे पहले प्रथम आक्रमण था। लेकिन कहे कि अफगानिस्तान में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज था तो बैक्टीरिया था। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में दे गया है कूट का कथन और कारण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या कहता है। कथन ए में अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। बात तो सही लग रहा है। कह रहा कि कथन और कारण है कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। तो दोनों बात सही है। कथन ए में कह रहा है ए और दोनों सही है तथा और ए का सही व्याख्या करता है। बी में ए और आर दोनों सही है। मैंने कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं है। कि कथन सही है किंतु कारण गलत है, कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो ए माने असर्शन और रीजन। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है, व्याख्या भी सही करता है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया क्योंकि कलिंगी युद्ध के बाद उसने हृदय परिवर्तन किया था। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। एकदम बात सही है। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो ए और आर दोनों राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए करा है। व्याख्या ए और दोनों सही है। असर्शन एंड रीजन दोनों सही है तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। यानी कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्राचीन भारत में कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा का महत्व भौगोलिक एवं समुद्री व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। इसीलिए अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की तथा इसे मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय और समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। अशोक एवं उसके प्रवर्ती तथा पूर्ववर्ती शासकों ने कलिंग को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास किया था। तो कलिंग कहाँ है? तो कलिंग उड़ीसा में है। महत्व को जी था तो महत्व भौगोलिक एवं समुद्रिक व्यापार मार्ग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर कितना देखें हम लोग? क्वेश्चन नंबर 59 देखें। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 60 में है, क्वेश्चन नंबर 60, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश के संस्थापक कौन था, कुलीन कठपेसिल, तो कनिष्क भी उसी में था। तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, ये चौथा बौद्ध संगीति कहाँ स्थित हुआ था, तो कश्मीर में कुंडले वन में हुआ था, कनिष्क ने ही किया था, हुई थी। उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये वासुमित्र ने किया था। किसने किया था अध्यक्षता, वासुमित्र ने किया था। वासुमित्र, इसका कौन आंसर हो जाएगा, डी, वासुमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था, तो वासुमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वासुमित्र ने किया था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने किया था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इसके अध्यक्ष वासुमित्र तथा उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। अध्यक्ष वासुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हीन एवं महायान में विभाजित हो गया। दो क्वेश्चन बड़े पूछता है कि हीन एवं महायान किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है हीन और महायान। कहता है कि इसे कश्मीर में हुआ जो बौद्ध संगीति हुआ तो उसमें अध्यक्ष तो वासुमित्र था, लेकिन उपाध्यक्ष कौन था, तो अश्वघोष को उपाध्यक्ष माना गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2002 में पूछा हुआ IAS प्रीलिम्स के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा क्या कहता है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इसके बारे में कौन सा सही विषय वस्तु है उसको चुनिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्राचीन हिंदू अनुश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है। प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है। बी में एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में है। किसमें, मुद्रा राक्षस में, कि 2 आर्य कबीलों के बीच, ऑप्शन सी में 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है। कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, या डी एकदम सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में चर्चा है। इसमें मुद्रा राक्षस के रचना कौन है, विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो विशाख दत्त, ये है दिल्ली विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक था जो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु तक का था। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसमें चर्चा था किसके बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में था इसमें चर्चा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका का विशाख दत्त मुद्रा राक्षस में इसका व्याख्या क्या किया गया है, से देखिए इसके बारे में व्याख्या। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में से संबंधित है। इसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध में 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य के विषय में एवं साथ ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें, मुद्रा राक्षस में। इस नाटक में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। ब्रिसल में बैल से संबंधित है, ब्रिसल मतलब इसे, लेकिन क्या कहा गया है, इस नाटक में मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रिसल कहा गया है। मुद्रा राक्षस में क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। राज दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की जो दुर्भी संधिया था ना, उसी के बारे में चर्चा है विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है IAS में, 62 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला फ्रेंड्स देखिए क्या कहता है
कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। ऑप्शन ए में कहता है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ये तीनों कथन अभी हम तुरंत पढ़ें, इसमें से कौन सही है उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो ये तीनों बात है। ऑप्शन ए में पहले कहता है कि ए और 2 सही है, ऑप्शन बी में केवल 2 सही है, ऑप्शन 3 में केवल 3 सही है, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज राइट्स। तो ऑप्शन डी में ये सभी सही है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। मैंने तीनों कथन 1, 2 तीनों सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। जब पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तो इसीलिए शुंग वंश का राजा, कन्नव वंश का राजा कौन था? तो वासुदेव फिर बना। तो एकदम सही है, दूसरों सही है। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया। फिर आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया। फिर आंध्र सतवाहन आ जाएगा, सीमुक आ गया। तो फिर कौन आ जाएगा? मौर्य के बाद शुंग के बाद सीमुक। तो ये बात तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या कह रहा है कि दिए गए कथनों में सही कथन सही है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी। शुंग वंश ने करीब 112 वर्ष तक शासन किया था। 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पुनः अंतिम शुंग वंशी वैसैनी शासक देवभूति की हत्या कर उसके ब्राह्मण अमात्य कन्वंशी वासुदेव ने 73 वर्ष ईस्वी पूर्व में कन्नव वंश की स्थापना की। कन्नव वंशों के 4 शासकों ने करीब 43 वर्ष तक, सबसे ज़्यादा किसने किया? शुंग वंश ने। देख रहे हैं कितना किया? 112 वर्ष तक शुंग वंश ने किया। कन्नव वंश ने 73 वर्ष शासन किया और 43 वर्ष तक शासन किया। किसने? बोलो 73 ईस्वी पूर्व में मतलब स्थापना किया कन्नव वंशी ने और 43 वर्ष तक शासन किया कन्नव वंश ने। 73 ईस्वी पूर्व में से 28 ईसा पूर्व तक किया। फिर पुनः आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना सीमुक नामक में। शुंग वंश की स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। फिर कन्नव वंश किसने किया? तो वासुदेव ने किया। जबकि कन्नव वंश का आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सीमुक ने किया, जो 60 वर्ष तक ला। आंध्र सतवाहन